आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और लास्ट सेक्शन में हमने आपको काफ़ी कुछ ब्रेक्स के बारे में बताया और अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ब्रेक वाला जो अब देखिए जो कंट्रोल सिस्टम था वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जो कंट्रोल सिस्टम में दो चीज़ें हमने बताई बेसिकली। एक तो था स्टीयरिंग सिस्टम और दूसरा जो था वो ब्रेक सिस्टम था। अब थोड़ा सा चेसिस और फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। शुरू में हमने बताया था कि जो ऑटोमोबाइल होती है वो दो पार्ट्स उसमें बेसिकली होते हैं। दो चीज़ों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो ऑटोमोबाइल कहलाती है, एक चेसिस और दूसरा बॉडी। तो चेसिस और कभी कभी इसको फ्रेम के साथ जोड़ करके एक ही बात बोलते हैं फ्रेम, लेकिन चेसिस और फ्रेम में थोड़ा सा जो है स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन है एक ही चीज़ करीब करीब। चेसिस जो होता है ये जो है एक फ्रेंच टर्म है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया भी है आपको कि चेसिस जो है क्या है, एक तरीके का फ्रेंच टर्म है। इसका मतलब होता है कैरिंग यूनिट, जो सारी चीज़ों को लेता है, एक सामान को जो पूरा एक साथ अपने ऊपर कैरी करता है, ढोता है सारे वजन को। तो ये मेन स्ट्रक्चर व्हीकल का होता है। व्हीकल का मेन स्ट्रक्चर ऐसे कैसे समझ सकते हैं आप कि मेन स्ट्रक्चर बड़ी है छोटी है, वो इसी के कारण है, चेसिस के कारण। जैसे एक इंसान के अंदर जो ढांचा होता है हड्डियों का पूरा, वो क्या होता है, वो चेसिस होता है, वो है ना। तो बाकी जो है सारे कंपोनेंट फिर उसके अंदर जो कुछ भी लगे हुए हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है लगाई गई हैं। और जो उसके ऊपर जो स्किन है और ये सब मसल्स हैं, ये सब एक्सेसरीज बॉडी में आ जाती हैं। तो ये तब यही मिल करके बॉडी बनाती हैं। लेकिन चेसिस जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है जो इन सब चीज़ों को होल्ड करता है, हैंडल करता है। तो ऐसे चेसिस ये कहलाता है। तो अब हम थोड़ा सा चेसिस के बारे में हम ज़रा बताना चाहते हैं कि जो अब इस समय की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो ऑटोमोबाइल सिस्टम है, उसमें किस तरह से चेसिस यूज़ किया जाता है और वो चेसिस उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और पहले क्या क्या चेसिस यूज़ होते थे। थोड़ी बात हम इसी पर करेंगे और थोड़ा सा हम बताएंगे कि कैसे इसको बॉडी से सेपरेट किया जाता है। तो इसके देखिए बेसिकली चेसिस के दो पार्ट होते हैं, है ना। यहाँ आप देखिए लिखा भी हुआ है इस तरीके से कि दो पार्ट्स चेसिस के होते हैं। ये पहला पार्ट जो होता है वो पावर प्लांट को होल्ड करता है, पावर प्लांट उसके ऊपर होता है, को कैरी करता है पावर प्लांट को, मतलब कैरिंग यूनिट है तो पावर प्लांट को ही कैरी करेगा वो। और जो दूसरा पार्ट होता है वो जो रनिंग गियर्स होते हैं वो वाला पार्ट होता है, जिसमें क्या जैसे पावर प्लांट में तो जो आ जाते हैं वो क्या क्या आ जाते हैं, इंजन आ जाते हैं और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आ जाता है। जितना भी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पहले पढ़ा चुके हैं, आपने देखा भी है। इंजन के बारे में भी आप सब जानते ही हैं, आईसी इंजन, सीआई इंजन इसमें यूज़ होता है। वो सारी चीज़ें पावर प्लांट की इसमें ये चेसिस के पहले पार्ट में आती है। रनिंग गियर्स की में जो चीज़ें हैं उसमें जो है बाकी चीज़ें रख ली जाए साथ में, उनके साथ जो लगा हुआ होता है फ्रेम, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक्स, जो भी कंट्रोल सिस्टम है सब इसी के साथ आ जाएंगे दूसरे पार्ट में। व्हील्स, टायर्स, ये सब जो है ये दूसरे पार्ट में आ जाएंगे चेसिस के। तो अब जो है देखिए फ्रेम जो इसमें आ रहा है, लोग चेसिस और फ्रेम करीब करीब एक बात कहते हैं, नहीं फ्रेम जो होता है थोड़ा अलग होता है। फ्रेम जो होता है वो उसकी जो बॉडी होती है वो जो है स्टील सेक्शन की बनी हुई होती है फ्रेम। और ये जो होता है चेसिस का मेन पार्ट, मतलब समझ लीजिए कि जो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है। और इसके अंदर जो होता है बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो फ्रेम होता है उसमें क्लच होता है, इंजन, ट्रांसमिशन, रियर एक्सेल हाउसिंग जितनी भी होगी, है ना, ट्रांसमिशन फ्रंट साइड वाला जितना भी होगा सब पूरा, और पेट्रोल टैंक, व्हील और टायर्स, ये सब जो होते हैं चेसिस के साथ लगे हुए होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए चेसिस से सब अटैच्ड होते हैं। तो ये चीज़ आती है चेसिस। तो ये जो है ये सपोर्ट क्या क्या करता है, किसकी चीज़ को, जितने भी चेसिस कंपोनेंट्स होते हैं और बॉडी जो होती है। और साथ में क्या होता है, चेसिस कंपोनेंट जो इसके साथ इसको जोड़ने के लिए लगे हुए होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स होंगे, या ये जिनको जोड़ रहा होता है वो भी सारे कंपोनेंट्स होंगे, वो सब इनको सपोर्ट करेगा ये। और क्या होगा,
और बॉडी को सपोर्ट करता है, पूरा बॉडी को जो है अच्छी तरीके से अपने ऊपर हैंडल करता है। इसीलिए चूँकि बॉडी को हैंडल करता है, इसीलिए जो फ्रेम होता है उसको भी चेसिस ही बोलते हैं करीब करीब, लेकिन ये है कि फ़िलहाल थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। वही बताया ना कि उसका एक पार्ट हम बोल सकते हैं ये, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सब फ्रेम पर ही होती हैं। फ्रेम पर और भी तो ये क्या करता है, स्टैटिक डायनेमिक लोड्स, वेट को जो है अपने ऊपर होल्ड करता है पूरा, और बहुत सारे जितने भी लोड्स होते हैं जो गाड़ी के चलते समय व्हीकल के ऊपर आते हैं, उनको, टॉर्क्स को, ये सब ये बियर करता है अपने ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब आगे अगर टॉर्सनल, ये जो टॉर्सनल रिजिडिटी होती है फ्रेम की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप लोगों को पता होगा कि टॉर्सनल रिजिडिटी जब इस समय गाड़ी कभी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जाती है, पहिए पर जाती है, तो उस समय इसमें सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और वो जो फ्रेम होता है, उस फ्रेम में जो टॉर्सनल रिजिडिटी होती है वो बढ़ाई जाती है ट्यूबुलर और बॉस सेक्शन जो क्रॉस मेंबर्स होते हैं उसके कारण। तो ट्यूबुलर उन्हीं से बनाया जाता है, एक लेडर टाइप बना दी जाती है। देखिए हम आपको फिगर भी दिखा देंगे, तो उस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि उस फिगर में देखिए, इस फिगर में ऐसा है कि जो ट्यूबुलर टाइप है और ये एक लेडर टाइप का है, आप देख रहे हैं इसमें। तो ये ट्यूबुलर टाइप, बॉस सेक्शन टाइप, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली होते हैं कि इसकी टॉर्सनल रिजिडिटी इससे बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा किया हुआ है थोड़ा सा इसमें, इसलिए भी थोड़ा इसकी जो डिस्टेंस होती है बीच बीच के, देखिए यहाँ पर जो ये लैडर जो बने हुए हैं इसके, तो जो लैडर होते हैं वो जो लैडर होते हैं उसमें वो इसलिए बनाए जाते हैं कि स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड हो, लेकिन उसका जो है वेट ज़्यादा से ज़्यादा ना हो पाए, वेट ना बढ़े। वेट को जो है वो ये भी एक जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहता है, क्योंकि हम चाहते यही है कि जो व्हीकल है या गाड़ी है उसका वेट कम से कम हो, क्योंकि पावर इस टू वेट रेशियो हर जगह हर डिज़ाइन में हमको जो है ध्यान रखना है कि पावर इस टू वेट रेशियो जो है वो बढ़ा हुआ हो, कम ना होने पाए पावर इस टू वेट रेशियो। तो ये चीज़ तो आपको समझ में बात आ गई। तो अब हम जो है अब देखिए, अगर मान लीजिए कि जो फ्रेम है, वैसे जो फ्रेम होता है वो 3 तरीके का होता है, लेकिन बेसिकली वैसे 2 तरीके के ही बोले जाते हैं। सेमी इंटीग्रल फ्रेम जो होता है ज़्यादातर वो यूरोप और अमेरिकन कार और जो थोड़ा हैवी स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर बहुत पावरफुल इंजन होता है, उन जगहों पर ये सेमी इंटीग्रल टाइप का फ्रेम लगाते हैं। इंटीग्रल और ये कन्वेंशनल दोनों मिला करके बनाया जाता है। और ये जो है फ़िलहाल इंडिया में तो यूज़ नहीं होता, ये सब यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में जितनी भी कार्स बनती हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो जो कन्वेंशनल फ्रेम होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ली जाए। और आजकल जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं उन सब में जो है ये कन्वेंशनल फ्रेम लगा हुआ है, लेकिन जो भी कार वगैरह है या जो थोड़ी जो और भी जो स्पोर्ट वाली जो व्हीकल्स होती हैं उनमें कन्वेंशनल ना यूज़ हो करके वहाँ पर इंटीग्रल यूज़ करते हैं। तो जो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जितने हैवी व्हीकल्स बस हो गए, ट्रक हो गए, उसमें कन्वेंशनल स्ट्रक्चर, कन्वेंशनल फ्रेम यूज़ होता है। तो कन्वेंशनल फ्रेम में होता क्या है कि जो फ्रेम के ऊपर जो लोड आता है उस लोड को वो सस्पेंशन पर शिफ्ट कर देता है। वो जो लोड होता है फ्रेम के थ्रू सस्पेंशन सिस्टम पर शिफ्ट हो जाता है, फ्रेम के ऊपर कोई लोड नहीं होता। ये समझ लीजिए, इस तरीके से होता है जो कन्वेंशनल टाइप होता है। वो जो है इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम और बॉडी, इन सबको होल्ड करता है अपने ऊपर। ज़्यादातर देखिए ट्रक्स वगैरह में आप देखेंगे जब कभी बॉडी निकाल दी जाए तो वहाँ पर ये वुड का बना हुआ होता है, लकड़ी का। और जो ट्यूबुलर और बॉक्स सेक्शन टाइप की डिज़ाइन होती है जो इसकी टॉर्सनल रिजिडिटी या टॉर्सनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है। हमने आप पहले भी इसके पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये चीज़ ऐसा आता है ये। तो कन्वेंशनल फ्रेम अभी भी जहाँ यूज़ होते हैं ट्रक्स में ही आपको देखने को मिलेगा, या बसेस जितनी भी होंगी वहाँ भी देखने को मिलेगा। टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, टाटा के जो भी ट्रक्स होते हैं उन सब में भी आपको देखने को मिलेगा। टाटा वाले में ये कन्वेंशनल ही यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ हम आपको एक बार एक फिगर दिखाते हैं कन्वेंशनल वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। अब देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो ये चेसिस है, ये पूरा ये टाटा ट्रक की चेसिस है, जो एक कन्वेंशनल सिस्टम ये यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब देखिए सब सारी चीज़ें चेसिस पूरा, ये सब सारी चीज़ें इसके ऊपर देखिए कैसे लगी हुई हैं।
और ये पूरा ढांचा है। आप देखते होंगे कि जब ये टाटा की जो ट्रक्स होती हैं जो नई नई बन करके आती हैं उसमें बस केवल यही सिस्टम होता है, यहाँ पर ड्राइवर होता है। जब देखते हैं कि जो ड्राइवर चला रहे होते हैं उस गाड़ी को जो है रवा कर रहे होते हैं तो आगे की तरफ बहुत तेज़ी से हर समय जो ड्राइवर केवल ही बैठा रहता है इस पर, और बाकी उस समय बॉडी नहीं बनी हुई होती है, बॉडी नहीं होती उसके ऊपर। बॉडी वो बाद में बनाई जाती है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाता है जो खरीदता है उसको। तो जो ट्रक्स बिकती हैं वो बेसिकली वो इसी मॉडल में इसी तरीके से बिकती हैं। सब कुछ इंजन वगैरह सारी चीज़ें सब देखिए, ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, प्रोपेलर शाफ्ट भी दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये यूनिवर्सल जॉइंट भी दिखाई पड़ रहा है, लीफ स्प्रिंग भी दिख रही है, सस्पेंशन सिस्टम जिसमें आ गया, और डिफरेंशियल असेंबली भी, सारी चीज़ें सब देखिए इसके अंदर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये इंजन आ गया यहाँ पर। तो ये टाटा ट्रक इसी तरीके के होते हैं। क्लच सिस्टम भी देखिए सब दिखाया गया, सब पूरा ट्रांसमिशन लाइन से पूरी आ गई। तो उसके बाद जो बॉडी होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाता है, जो भी ख़रीदता है वो उसको कितनी कैपेसिटी चाहिए उसमें और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, तो बॉडी जो होती है वो उसके बाद बनवाई जाती है। तो जब कभी देखिए इंजन टेस्टिंग के लिए ये निकलते हैं ड्राइवर्स वगैरह, हो सकता है कभी आपने देखा हो सड़कों पर, तो बस केवल इतना ही बड़ा ढांचा होता है और ड्राइवर चलाया करते हैं, ऊपर की बॉडी नहीं होती। तो वो चेसिस और सस्पेंशन सिस्टम ले करके ही होता है पूरा, तो उसके अंदर सारी चीज़ें रहती हैं, विदाउट बॉडी रहती है। बस बॉडी और उसमें लगा दी जाए तो ऑटोमोबाइल वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो बॉडी जो होगी, अब उसी के ऊपर जो है बॉडी अगर इस तरीके की बना ली जाए कि वो बस हो जाए तो बस का काम करेगी, यही सारी चीज़ें लगी हुई होंगी। बॉडी इस तरीके से बना ली जाए कि वो सामान को ढोने का काम करे, सामान के कैरेज का काम करे, तो वो ट्रक का काम करेगी। इसी के ऊपर इस तरीके की बॉडी बना ली जाए कि वो जो है टैंकर की तरीके से बन जाए, जिसके ऊपर जो है हम पेट्रोल या डीजल लोड कर सकें, तो वो टैंकर का काम करेगी। जैसे देखते हैं आप लोग पेट्रोल और डीजल के टैंकर होते हैं। और इसी के ऊपर अगर चाहे तो फायर स्टेशन वाली गाड़ी बना लेते हैं, जो फायर स्टेशन में जो आग बुझाने के लिए यूज़ होती है, उस तरीके की गाड़ी भी बनाई जा सकती है इससे। वो तो देखिए जो बॉडी होती है वो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन जो बाकी इधर का जो पार्ट होता है चेसिस और सस्पेंशन सिस्टम का, वो सब एक होता है, उसी तरीके से होता है। तो इसमें समझ गए होंगे आप अब। तो आइए इसी पर फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है ये तो कन्वेंशनल फ्रेम हो गया। इसके अलावा जो है ये तो यहाँ यूज़ होता नहीं है, जो सेमी इंटीग्रल फ्रेम टाइप का है, ये इस तरीके का जो है ये यूरोप में यूज़ होता है, अमेरिका में यूज़ होता है, हैवी स्ट्रक्चर होता है। फिर इंटीग्रल या इसी को बोलते हैं यूनिट फ्रेम, यूनिटाइज्ड फ्रेम भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें आप फ्रेम को अलग से कहीं पर जो है आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सारा सिस्टम जो होता है वो एक में बना दिया जाता है, सब कुछ एक साथ। पूरा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आजकल जो कारों का हो रहा है, वो सब लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जितनी भी आ रही हैं वो सब इसी तरीके से आ रही हैं कि पूरी बॉडी के साथ जो है इसको कंबाइन कर दिया जाता है और जब ये इंटीग्रल हो जाता है तो फ्रेम, चेसिस, सारी चीज़ें सब एक साथ कंबाइंड, सब बॉडी के साथ। और ये क्या हो जाता है, ये वेट रिड्यूस हो जाएगा उस केस में। जो जोड़ने वाले कंपोनेंट्स होते थे, बहुत सारे स्क्रूज, थ्रेड्स, ये सारी चीज़ें, सब फास्टनर्स जो भी होते थे वो सब ख़त्म। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, अब सब एक इंटीग्रल फ्रेम आ गया। एक ही फ्रेम में इसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, वेट भी कम हो जाता है, और जो है ये जो लोअर फ्लोर जो है अलाउ कर देते हैं। क्योंकि मतलब जो है इसके इसमें जो है आप जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी लोअर कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर पर बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। तो आजकल जो है यही वाला यूज़ हो रहा है और इसी को ही अब लोग प्रेफर भी कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रल या यूनिटाइज्ड फ्रेम में आ जाता है। तो जितने भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है कार के वो सब इसी में ये होते हैं। तो ये समझ में आ गई होगी बात। अब इसके कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात करें कि जो फ्रेम्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं। देखिए जो डिफेक्ट आता है, सबसे बड़ा क्रैक का डिफेक्ट आता है। ये क्रैक हो जाता है। क्रैक भी जो होता है वो रिजिडिटी अगर मान लीजिए बहुत अच्छी ना हुई, जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा ना हुआ, तो उसकी वजह से क्रैक आ जाता है। पार्ट्स डिसलोकेट हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा कई बार जब ऊपर खापड़ रास्ते पे चलेगा या इस तरीके से प्रॉब्लम उसमें आएगी, कहीं पर स्मूथ रोड नहीं होगी और बहुत, तो उस केस में क्या होगा, वाइब्रेशंस ज़्यादा होते हैं। जब वाइब्रेशंस ज़्यादा होते हैं तो जो पार्ट्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं। जो वेल्डिंग्स होती हैं जो वो भी क्या होती हैं, वो कुछ दिन बाद वीक हो जाती हैं या टूट जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि जब हम स्टील फ्रेम यूज़ करते हैं तो उसमें कोरोजन और रस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोरोजन और रस्टिंग जो होता है वो तो कहीं पर भी आएगा, लोहे में किसी भी पार्ट में आ जाता है। अगर मान लीजिए लोहा है तो जंग तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में अगर ओपन होगा तो जंग उसमें लगना ही लगना है।
तो उस केस में क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ लूज़ हो जाती है। तो उस केस में उसको भी करते क्या है, उसको अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पर गैल्वनाइज्ड शीट यूज़ करते हैं, जो कोरोजन और रस्टिंग होती है उसको यूज़ करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए पेंटिंग कर देते हैं उस पर। प्लास्टिक कोटिंग भी यूज़ करते हैं। प्लास्टिक कोटिंग जो है वो गाड़ियों के ऊपर भी, गाड़ी की बॉडी के ऊपर भी की जाती है, ताकि जहाँ पर जो है जंग लगने वाला पार्ट है वहाँ जंग ना लगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा चेसिस और फ्रेम क्या होता है। तो अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।